सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो NIOS का एग्ज़ाम है उसका यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है, अप्रैल 2024 का। ठीक है, ये जो सेट है, ये सेट नंबर है 67TUS/2 कोड है, ये सेट नंबर है, ये कोड नंबर ये है। तो ये जो है ये पेपर NIOS की वेबसाइट पर डाला हुआ है। ठीक है, तो वहीं से हमने उतारा है। इसके बाद केवल यही एक ही सेट नहीं होता है NIOS में, बहुत सारे सेट में एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे कोड नंबर रहते हैं, लेकिन NIOS वालों ने क्या किया है कि एक ही सेट डाला है, वेबसाइट पे एक ही सेट डाला है। मेरे पास 2-3 सेट और भी हैं जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था तो उनसे हमने लिया था, तो और भी सेट्स हैं जो अप्रैल 2024 के हैं, केवल यही सेट नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि केवल इस कोड नंबर का केवल एक ही सेट डाला है, दूसरा डाला ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो डाला है उसको डिस्कस करेंगे और जो मेरे पास है हम उससे PYQ को करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो, PYQ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। PYQ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो क्वेश्चन है, जैसे पढ़ाई लिखाई करोगे बुक से, पढ़ाई किए आप कहाँ से, बुक से पहले थ्योरी पढ़ लिए, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस कर लिए। अब मेन जो एग्ज़ाम की तैयारी होगी ना, दैट इज़ द प्रिपरेशन होगा, दैट इज़ फ्रॉम PYQ। क्योंकि PYQ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो दो पर्पस ये सॉल्व करेगा, एक कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, और दूसरा चीज़ कि क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी होता है। तो आपको हम बहुत सारे PYQs करवाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए। और इतना ही लगा लेने से, खाली ये PYQ अगर आपका इधर बुक का थ्योरी कंप्लीट है और इन टेक्स्ट अगर आप कर रखे हैं तो केवल इस PYQ को लगाइए, आउट ऑफ 80, ठीक है, आउट ऑफ 80 60+ मार्क्स आएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, आउट ऑफ 80 60+ आप केवल जितना हमने PYQ करवा देंगे बस उसी PYQ से आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है अप्रैल 2024 का PYQ, कोड नंबर 10, सेट नंबर A, ये रहा पेपर। ये देखिए इसी तरह का पेपर आता है, नहीं उसकी वेबसाइट पर डला हुआ है, वहीं से हम निकाले हैं ये। तो ये पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 घंटे का पेपर, 80 नंबर का पेपर। ठीक है, टोटल जो है 43 क्वेश्चंस हैं इन ऑल। देखिए 43 क्वेश्चंस कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो 43 क्वेश्चंस ऐसे हैं और इसमें और पार्ट भी है, तो लगभग समझ के चलिए 50 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस। तो 50 से ऊपर क्वेश्चंस इसके अंदर हैं और ऐसा आपको हम 6 सेट करा देंगे तो 300 क्वेश्चंस। एंड दिस 300, मतलब इतना तो कराएंगे ही कराएंगे, 6 सेट तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो ये जो 300 क्वेश्चंस है ये आपके स्कोर को बूस्टअप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेक्शन A यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखिए सेक्शन A, ये MCQ क्वेश्चन है 1 to 16। तो ये क्वेश्चन पेपर रहा। अब हम आते हैं, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, इस तरीके से इसका और पार्ट है। और पार्ट का मतलब चाहे तो आप ये वाला कर लो, चाहे आप ये वाला कर लो, दोनों करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो है हमने सॉल्यूशन बना रखा है। और देखिए बहुत मेहनत करते हैं बेटा तुम लोगों के लिए। मेहनत इसलिए करते हैं कि देखिए अगर मान लो कि हम घटिया सा बना के रख दें, घटिया सा मतलब टाइम उसमें भी लगेगा, तो वो काम 3 घंटे में हो जाएगा। अगर 3 घंटे का पेपर है तो भैया 3 घंटा तो कम से कम लगेगा। और जो और वाला पार्ट है वो भी करवा रहे हैं तो मान लीजिए कि 4-5 घंटा लगेगा, 4-5 घंटा में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपके लिए, अगर हमको 5 घंटा तो हम लगा ही रहे हैं, टाइम लगा ही रहे हैं, तो 5 घंटे की जगह अगर हम 15 घंटे लगा दें तो क्यों ना आपके लिए बेहतरीन सर्विस हो जाए, थोड़ा सा और हम इफ़र्ट लगा दें अपनी तरीके से। तो वही काम हमने किया है यहाँ पर। तो यहाँ देखो बेटा हम क्वेश्चन भी लिखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी लिखे हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई क्यों होगा, ताकि देखो क्वेश्चन हो सकता है ना कि ऐसा ही ना आए, क्वेश्चन डिफरेंट आए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन की जगह आपको ये MCQ में है, अगला जो पेपर हो आपका ये इस क्वेश्चन को उसमें पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया, तब क्या करोगे? फॉर्मूला पूछ लिया, जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रोज रिएच, तब क्या करोगे? तो इसलिए हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो MCQ का क्वेश्चन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द कॉलम हो, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का हम क्वेश्चन भी लिख के चले हैं तो आप सोच सकते हो कि भैया कितना टाइम लगा होगा। 3 घंटा मिलता है ना, और पार्ट नहीं करना होता है, हम और पार्ट भी कर रखे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 5 घंटा, और प्लस हमने क्वेश्चंस भी लिखा है, प्लस हमने क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशंस भी लिखा है।
ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों होना चाहिए। तो आप सोच लीजिए बेटा कि कितना घंटा हमको लगा होगा, उसके बाद स्कैन करो, सारा काम करो, फिर हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करें हम सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन जो हम दिखाए थे उसी तरीके से है। सो MCQ क्वेश्चन है 1 to 16। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कि डेंसिटी, दूसरा है विस्कोसिटी, तीसरा है हाइट और चौथा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस। तो हम जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है भैया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ हम, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और रो क्या हो गया, दिस इज डेंसिटी, जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या हो गया, हाइट हो गया। तो भैया डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये रहा, हाइट पे डिपेंड करता है ये रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस जी पे डिपेंड करता है ये रहा, किस पे डिपेंड नहीं करता, विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट्स विस्कोसिटी। Second question, in the sky after rains a rainbow is formed due to the phenomenon of। तो जब बारिश हो जाती है, स्काई एकदम क्लियर हो जाता है, तो हम देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए कि प्रिज्म के अंदर जब हम लाइट डालते हैं इधर से, और इधर से हमारे पास 7 कलर्स निकल करके आते हैं, VIB GYOR, ठीक है, यहाँ VIBGYOR। तो ये जो है ये होता है ड्यू टू डिस्पर्सन। रेनबो भी उसी तरीके से, लाइट को स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इंडिविजुअल वेवलेंथ, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। सो जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सन का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज डिस्पर्सन, तो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स और वेवलेंथ्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जैसे कि अभी एक प्रिज्म के अंदर ये हमने लाइट डाला, एक ये गया, यहाँ से हमारा रेड, ये इस तरीके से निकलेगा, सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड। रेड की वेवलेंथ ये लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, ठीक है। रेड की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एंड मिनिमम वेवलेंथ होगी वॉयलेट कलर की, वॉयलेट लाइट की। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि हम देख रहे हैं कि कलर, तो लाइट जो है वाइट लाइट को डाले और वो 7 अलग अलग कलर्स में निकल करके आ गया, ठीक है, और 7 अलग अलग कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ है। ये तो देख रहे हो ना कि ये रेड है, इसका वेवलेंथ अलग है, तो हम कहेंगे ना कि 7 डिफरेंट वेवलेंथ में वो स्प्लिट हो गया। तो इसी फिनोमेना को कि जो लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ में ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। थर्ड, when a constant net external force acts on a body, which of the following physical quantities may not change। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा NIOS की बुक में है। NIOS की बुक में कहाँ पर है बताते हैं, चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन में टर्मिनल एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है। और टर्मिनल एक्सरसाइज के अंदर जब एक्सप्लेन किया गया है तो उसमें 2 आंसर दिया गया है एक्सप्लेनेशन के अंदर, विचित्र सा एक्सप्लेनेशन है। तो एक बताया गया है पोजीशन, एक बताया गया है स्पीड। अब पोजीशन के लिए इसलिए बताया गया है कि भैया मान लीजिए कि कोई एक दीवार है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक है, मतलब दीवार को धक्का लगा रहा है तो दीवार भी धक्का लगा रहा है, वो हिल नहीं रहा है, तो पोजीशन जो है चेंज नहीं होगा, जस्टिफिकेशन के साथ दिया गया। फिर स्पीड भी बताया गया है कि चेंज नहीं होगा, ठीक। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको MCQ के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं देना है। सीधी सी बात है कि भैया हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें उसका आंसर देना है, हमें सब चीज़ को जस्टिफाई करके करेक्ट नहीं बताना है। हमें क्या करना है, हमें जो करेक्ट है एज पर डेफिनेशन, एज पर फॉर्मूला, हमें वो आंसर देना है। उसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक। बुक में इसका आंसर पोजीशन एंड स्पीड है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। भैया अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो पोजीशन भी चेंज होगा, और कैसे होगा अभी दिखाते हैं, बताते हैं। तो देखिए क्या चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब देखो मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, मास चेंज होगा नहीं, तो फोर्स है कांस्टेंट, नेट कांस्टेंट फोर्स, तो मास चेंज होने से रहा, ये चेंज होगा नहीं, तो ये भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये जो है चेंज होने से रहा, ये तो एकदम फिक्स है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो व्हाट विल नॉट चेंज, सो एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज। अब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है जिसका मास है, इसको मिटा देते हैं, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, जिसमें फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन का लगा देते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तब इस फॉर्मूला से F इक्वल टू एम ए से हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल टू 10A, सो यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब नाउ दिस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। तो हम तो ये कह ही नहीं सकते ना कि भाई कि अगर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वेलोसिटी बिल्कुल चेंज होगा। एंड अगर वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, तो ये तो चेंज होगा, तो ये आंसर गलत है। अब देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में कोई गाड़ी चल रही है, यही वाली बॉडी चल रही है, तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। केवल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि स्पीड विथ डायरेक्शन, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि स्पीड भी चेंज होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी का, एक सेकंड में कुछ होगा, दूसरे सेकंड में कुछ होगा। देखिए जैसे कि मान लो कि u इक्वल टू 0 ले लेते हैं, u इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो v1 मतलब फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो कि पहला सेकंड में वेलोसिटी कुछ और था, सेकंड सेकंड में वेलोसिटी कुछ और है, तो इसका मतलब है कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड भी तो वही होगा, 10 मीटर पर सेकंड, खाली डायरेक्शन का नहीं पता, यहाँ पे भी तो स्पीड होगा 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, खाली डायरेक्शन का नहीं पता, डायरेक्शन नहीं मालूम, इसमें डायरेक्शन पता होगा आपको, इसमें डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा, तो भैया ये आंसर भी गलत है। अब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ये बॉडी मूव कर रहा है तो पोजीशन भी चेंज होगा, तो ये आंसर भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीज़ आपको देख लेना है, ठीक। बताइए सारे बच्चे बताएं, ठीक है बच्चा, समझ में आया, एक्सप्लेनेशन पूरा आपको क्लियर हो गया? जल्दी करो यार, बताओ। हाँ ठीक है, अब ये रहा और पार्ट, अब फोर्स F एक्ट्स ऑन ए बॉडी। देखो इसमें से क्या है कि एग्जाम में हम दोनों पार्ट करवा दिए ना, यहाँ तो हम दोनों पार्ट करवा दिए, तुमको कोई एक करना है, या तो इसको कर लो या फिर और पार्ट को कर लो। और कैसे करना है, पेपर कैसे लिखना है, तो ये वाला चीज़ हम एक वीडियो बना रखे हैं कि भाई पेपर को आंसर कैसे करना है एग्जाम हॉल में। तो और पार्ट के अंदर है, अ फोर्स F एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m फॉर t सेकेंड्स, द चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी। तो एक फोर्स है F एक्ट करता है बॉडी ऑफ मास m फॉर t सेकेंड के लिए। तो हमारे पास क्या है, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू F, मास इज इक्वल टू m एंड टाइम इज इक्वल टू t। तीन चीजें हैं। तो कह रहा है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताओ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ सेज कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या फिर फोर्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब देखो जैसे कि अभी यहाँ पर हमने फोर्स का एक जो फॉर्मूला निकाला था, ये वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो एम इंटू वी टू माइनस वी वन बाई टी। अब इसी को यहाँ पर अगर हम एक्सपेंड कर दें तो एम भी बाई टी माइनस एम भी वन, ऐसे नहीं यार, दिस इज इक्वल टू एम भी वन माइनस एम भी टू बाई टी।
v2 माइनस v1, है ना। अब देखो यहाँ पर कि m इंटू वी क्या होता है, वो होता है मोमेंटम, तो इसको हम लिख सकते हैं कि p2 माइनस p1, ठीक है। p2 इज फाइनल मोमेंटम, p1 इज इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा p बाई टी। व्हाट इज इक्वल टू डेल्टा p बाई टी? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाई टी, मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई टाइम, ये आ गया फोर्स। सो हमको यहाँ क्या पूछ रहा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो हम देख लिए कि भाई F इज इक्वल टू डेल्टा p बाई टी, सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा p इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा p इक्वल टू F इंटू टी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट होगा F इंटू टी, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेंगे, इसको करोगे बेटा, देखो जैसे अभी हम करवा रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से आपका ना केवल PYQ हो रहा है, हम पूरा फॉर्मूला को गो थ्रू कर रहे हैं, हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो इसलिए हम कहें कि अगर हम 300 350 क्वेश्चंस करवा देंगे तो आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट होगी कि आप आउट ऑफ 80 60 प्लस ईजी तरीके से ले आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, a body of mass m is thrown vertically upward in air with an initial velocity v. Its kinetic energy at a height h will be. तो एक बॉडी है, उसको जैसे कि कहाँ गया भैया, कोई बॉडी ले लें, है ना। ये देखो, मान लो कि दिस इज अ चार्जर, ठीक है, चार्जर का ऊपर वाला खोली है, तार नहीं लगा हुआ है, ठीक। इसको हम फेंके ऊपर, तो जैसे ही हम ऊपर फेंकेंगे तो जिस पहले हमने तेज़ी से फेंका, तो जो हमारी स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी वो v थी, v वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, तो कुछ दूरी जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, फिर वापस आना चालू होगा। तो जहाँ पे रुक जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ फेंका हमने, ये यहाँ तक आया, यहाँ रुक गया, मतलब v इक्वल टू 0, तो क्या होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब हम फेंकेंगे तब होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे में होगा। देखिए अभी हमने इसको फेंका यहाँ v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे आकर के इसका v डैश वेलोसिटी हो गया, कहीं यहाँ जा कर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आना चालू होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो भैया जितना ज़्यादा v होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। तो यहाँ कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी v डैश है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v डैश स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कि v डैश इज लेस देन v, है ना, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो यहाँ से कम है, तो सीधी सी बात है कि भैया यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कम होगी, ठीक। तो यहाँ क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ क्या काइनेटिक एनर्जी है, लेस देन हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो लेस देन हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया ना, लेस देन हाफ mv स्क्वायर। देखो एज द बॉडी मूव्स अप v डैश इज लेस देन v, सो ke डैश ये वाला जो है इज लेस देन ke, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h विल बी लेस देन हाफ mv स्क्वायर। बताओ बेटा, क्लियर? सारे बच्चे बोलो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स। तो कौन सा फेनोमेना साउंड वेव एग्जिबिट नहीं करता है, तो हमारे पास है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई साउंड वेव रिफ्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा, डिफ्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इंटरफेरेंस करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन पोलराइजेशन जहाँ पर जो लाइट है कुछ इस तरीके से रहती है, वो पोलराइज होकर के मतलब एंगल में अरेंज हो जाती है। तो ये हमें पता है कि भैया पोलराइजेशन जो है वो केवल लाइट वेव कर सकता है, साउंड वेव नहीं कर सकता है। और पोलराइजेशन का फिनोमेना जितना भी हमने पढ़ा है ओनली फॉर लाइट वेव्स है। तो इट मीन्स कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव, तो सीधी सी बात है कि भैया आंसर होगा पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय लाइट वेव्स नॉट बाय साउंड वेव्स। तो ये हमारा आंसर नंबर डी। तो कई बार क्या है कि नहीं पता है, तो इन तीनों के बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बारे में तो पता है ना, भाई साउंड लाइट के लिए करता है, साउंड के लिए नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, हम ये जो है इसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक्स ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट इज मिसिंग फ्रॉम द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लोज्ड पाइप। तो कौन सा हार्मोनिक फंडामेंटल नोट का, ठीक है, मिसिंग होता है जब साउंड हम क्लोज्ड पाइप से, जैसे मान लीजिए कि वो है क्लोज्ड पाइप बांसुरी है, तो बांसुरी अगर हम बजाते हैं तो उसमें से फंडामेंटल नोट के बाद कौन सा हार्मोनिक मिसिंग होता है। देखिए पहला वाला जो फंडामेंटल नोट बोलते हैं, पहला वाला को हम बोलते हैं, जैसे बजा तो उसकी जो पहला आवाज़ निकला ना उसको बोलते हैं फंडामेंटल नोट। पहला आवाज़ मतलब जो मतलब ड्यू टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से जो आवाज़ निकलती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन। उसके बाद उसके और नेक्स्ट बाद सेकंड ओवरटोन। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से जो आवाज़ निकलेगी दैट इज़ फंडामेंटल नोट, सेकंड फ्रीक्वेंसी से जो आवाज़ निकलेगी दैट इज़ फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ हमने लिख रखा है फंडामेंटल नोट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। अरे यार यहाँ V1 होगा, दिस इज V1 नॉट V2, μ1 नॉट V1 μ1 फ्रीक्वेंसी है ना μ1। तो फंडामेंटल नोट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाली फंडामेंटल नोट। सेकंड फ्रीक्वेंसी, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होगा हमारा, जो आवाज़ निकलेगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। अब यहाँ पर देखो क्लोज्ड पाइप के अंदर फंडामेंटल जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है V1 हो गया, उसके बाद जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स μ1 होता है, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज μ1, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स μ1। तो 3 टाइम्स μ1, तो जितना बार ये मल्टीप्लाई होगा ना उसको हम बोलेंगे हार्मोनिक। तो इसका जो फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद, ये हम पढ़ाए भी हैं अपने लेक्चर्स में, तो फंडामेंटल के बाद जो पहला आया तो दैट इज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। और ये जो है चूंकि 3 से मल्टीप्लाइड है तो इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा जैसे कि 5 μ1 तो इसको हम कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। 11 से मल्टीप्लाई होगा या 10 से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का जितना मल्टीपल होगा, अगर मान लीजिए कि 20th मल्टीपल 20 μ1 तो इसको हम कहेंगे 20th हार्मोनिक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ओवरटोन पहला, ये तो पहला निकला, उसके बाद जो नेक्स्ट निकला उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और नेक्स्ट वाला जो है सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम है तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन, इसके बाद सेकंड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसका थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 μ1 है तो इसको हम बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का जितना मल्टीपल होगा उतना वाला हार्मोनिक हम बोलेंगे। 7 से मल्टीप्लाई होगा सेवन्थ हार्मोनिक। अब ओपन पाइप के अंदर ये हो गया फंडामेंटल नोट इज μ1, फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स ऑफ, मतलब फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल नोट का फ्रीक्वेंसी तो इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है 3 μ1, मतलब V3 इज इक्वल टू 3 μ1 तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। तब यहाँ पर देखिए कि हमसे कौन सा पाइप पूछा है, हमसे पूछा है क्लोज्ड पाइप। तो क्लोज्ड पाइप के लिए यहाँ पर फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड है, थर्ड के बाद फिफ्थ है। इट मीन्स कि थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवन्थ होगा, कौन सा नहीं होगा, सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा। तो क्लोज्ड पाइप के अंदर फंडामेंटल नोट के बाद सीधा थर्ड वो आएगा, हार्मोनिक आएगा, थर्ड फिफ्थ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ओपन पाइप के अंदर, ठीक है, ओपन पाइप के अंदर फर्स्ट के बाद ये फंडामेंटल नोट के बाद हमारा सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक इस सीक्वेंस में चलेगा। यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक क्लोज्ड वाले पाइप में इस सीक्वेंस में चलेगा। तो हमारा सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है, मिसिंग है। तो सेकंड हार्मोनिक इज मिसिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 7th नंबर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E holds an oil drop in air having charge Ne and mass m, the magnitude of E is। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए कि दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है ना। तो एक जो है चार्ज जिसके ऊपर चार्ज है, यहाँ लगा देते हैं, ये चार्ज है, इसके ऊपर Ni चार्ज है ना, Ni चार्ज है, इसका मास है m, तो Q इज इक्वल टू Ni एंड मास m है। अब इसको होल्ड करके रखे है, कौन होल्ड करके रखे हुए पकड़ के,
ठीक है, जमीन से ऊपर उठा करके रखे हुए हैं। कौन जमीन से ऊपर उठा के रखे हुए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये चीज़ कोई बॉडी ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को हवा में रखते हैं, किसी चीज़ को हवा में रखते हैं, ठीक है, तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे भी एक बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, वो हवा में है, हवा में लटका हुआ है। तो भैया क्यों लटका हुआ है? इसलिए लटका हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हवा में लटका के रखे हुए। इट मीन्स कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पर इसको mg फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है, और इस mg फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? तो इस mg फोर्स को बैलेंस कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है ना, जमीन से नीचे ऊपर उठा के रखा हुआ। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम फोर्स, FC कर दो, कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स और कूलम फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, उसको ऊपर उठा करके रखे हुए है। ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, कूलम फोर्स ऊपर खींच रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तभी वो हवा में लटका हुआ है। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट नीचे खींच रहा है, और उसको ऊपर कौन खींच रहा है? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या होता है? तो कूलम फोर्स होता है तुम्हारा फोर्स ऑन कूलम्ब। ये हो गया आपका, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू F बाई क्यू। तो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। तो ये हो गया E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। नाउ mg इज इक्वल टू E इंटू क्यू। E क्या है? E तो E है। Q क्या है? Q है NE, दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ E इज। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देख लो, mg इज इक्वल टू ENE। तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा mg बाई NE। क्लियर? तो mg बाई NE हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, mg बाई NE। क्लियर है? सो फोर्स यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, फुल एक्सप्लेनेशन। बताइए क्लियर है ये चीज? कोई चीज हवा में लटकी हुई है, ऊपर कोई खींच रहा है, कौन खींच रहा है ऊपर भाई? तो हमारा कूलम फोर्स ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, दोनों को हमें बैलेंस कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखें, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, ये होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमको SI यूनिट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ से आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहाँ तो है ये नहीं है, न्यूटन पर कूलम्ब है क्या? नहीं है। यहाँ एम्पेयर पर मीटर, कूलम्ब स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर एंड कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है भैया, इससे तो काम बनेगा नहीं। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये होता है। तो E इज इक्वल टू V बाई आर। V का हो गया वोल्ट और R का हो गया डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब इसका और पार्ट, ठीक है, इसका और पार्ट क्या है? टू concentric spherical surfaces of radii R and R2 have a point charge Q at their center. The electric flux through these surfaces will be in the ratio. तो टू concentric spherical surface of radius R and R2। तो अब देखिए कि एक हो गया ये सरफेस एंड दिस इज सेकंड। इसका रेडियस है 2R, इसका रेडियस है R। दोनों के बीच में सेंटर के अंदर, यहाँ पर सेंटर के अंदर, या सेंटर में यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज? कुछ भी मान लीजिए Q चार्ज रखा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भैया इसमें चाहे सरफेस ये वाला हो चाहे सरफेस ये वाला हो, रेडियस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रेडियस का इसमें टर्म ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन
कितना चार्ज रखा गया है। तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ हमारा यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। तो ये रहा। तो भैया इसमें भी सेम फ्लक्स और इसमें भी सेम फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रेशियो क्या हो गया 1:1 का रेशियो। तो आंसर इज 1:1। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब गॉस लॉ भी देख लो कि पूछ लेगा भैया व्हाट इज गॉस लॉ, तो गॉस लॉ भी देख लो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड नॉट ऑन द साइज और शेप ऑफ द सरफेस। तो गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना छोटा हो, चाहे इतना छोटा हो, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंस बोथ सरफेसेज एनक्लोजेज द सेम चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बोथ सरफेसेज विल बी सेम, दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें भी क्यू बाई, इसमें भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में बराबर है, सेम चीज़ है, तो रेशियो क्या होगा 1:1, तो 1:1। 9 नंबर, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 शुड बी कनेक्टेड एज। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब मिलता है जब हम किसी रेजिस्टेंस को, जैसे मान लो 3, 4, 5, 10 रेजिस्टेंस है, सबको अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको अपना वही दिमाग लगाना है, हमको ढूंढना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो सीरीज में है क्या। मिनिमम तब मिलेगा जब सबको हम पैरेलली जोड़ देंगे, तो पहले सीरीज वाला ढूंढना है। तो ये देखिए, ये जो है 2 सीरीज में है, फिर इन दोनों के साथ ये पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये उसके साथ सीरीज में है ना, ये पैरेलल में है, यहाँ देखो तीनों सीरीज में है, तो जोड़ दो, तो यही वाला हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी मिलता है जब ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए ऑल रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसका और पार्ट, a wire of length L and diameter D will have the minimum resistance when its length and diameter R। तो एक वायर है जिसका लेंथ L है, डायमीटर D है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, कब होगा, जब उसका लेंथ और डायमीटर चेंज करेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस किस वक्त होगा। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। सो R जो है हमारा, R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाई A के, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में R इज इक्वल टू L बाई A, मतलब प्रोपोर्शनल टू L पाई D बाई 4। सो सीधा सीधा है प्रोपोर्शनल टू L बाई D स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। एरिया होता है ना, व्हाट इज एरिया, एरिया A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो यहाँ R की जगह D दिया हुआ है, तो पाई D स्क्वायर बाई D बाई 2 का स्क्वायर कर लो, या फिर ऐसे लिख लो पाई D स्क्वायर और उसको पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। तो सीधा सीधा बात है कि भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे और डिवाइड बाई डायामीटर का स्क्वायर पे। तो देख लेते हैं किसमें किसमें ज़्यादा होगा। तो L बाई D स्क्वायर यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया R इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाई D बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया और 2L यहाँ D स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 8L बाई D स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है, 8L बाई D स्क्वायर यहाँ पर निकल के आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं R इज इक्वल टू, इस केस में तो ये हो जाएगा L बाई 2 डिवाइड बाई, अरे यार इसको ऐसे लिख लेते हैं, L बाई 2 और डिवाइड बाई 2D का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास L बाई 2 इंटू 4D स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास L बाई 8D स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, आ गया हमारे पास ये थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का देख लेते हैं, R इज इक्वल टू L बाई
डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एल बाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो गया 4l बाई डी स्क्वायर। तो सभी के केसेस में हमने निकाल लिया, इसको भी मिटा देते हैं। तो देखिए मैक्सिमम कौन सा है, तो यहाँ पर है हमारे पास एल डी स्क्वायर, यहाँ पर 8l डी स्क्वायर, यहाँ पर l बाई 8 डी स्क्वायर, यहाँ 4l बाई डी स्क्वायर। तो मैक्सिमम है ये वाला 8l बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस केस में बी वाले केस में 2l एंड डी बाई 2 वाले केस में हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो इस केस में मैक्सिमम होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई इंटरफेयर। तो लाइट वेव आ रहा है फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, और जिसकी इंटेंसिटी आई है। दोनों की इंटेंसिटी, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रहा है, दोनों की इंटेंसिटी आई है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिनिमा इज 0, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमा इज। तो देखिए जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रहा है, दोनों की इंटेंसिटी क्या है, वो आई है। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। क्लियर हो गया ये बात कि दो अलग अलग सोर्स, पहला सोर्स को हमने कहा कि भैया फर्स्ट सोर्स, उसकी इंटेंसिटी I1, फिर दूसरा सोर्स सेकंड सोर्स, उसकी इंटेंसिटी I2, अन दोनों इक्वल, दोनों I के बराबर है। और अब हम जानते हैं कि जब दो लाइट इंटरफेयर करता है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटेंसिटी का मैक्सिमा एंड मिनिमा रिजल्टेंट से निकलता है। तो IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है, कि किस एंगल पे हो रहा है उसका जो क्या नाम है, इंटरफेयर किस एंगल पे हो रहा है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि IR इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I एंड प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I, तो ये हो गया I स्क्वायर cos फाई। सो दिस इज इक्वल टू 2I प्लस 2, ये भी हो जाएगा I अंडर रूट I स्क्वायर इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर दिस 2 अंडर रूट I स्क्वायर, ये हो जाएगा 2I, और cos फाई तो है ही, तो cos फाई कर लो। अब दोनों में से हम 2I कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस cos फाई। अब देखो मिनिमा कब होगा, व्हेन रिजल्टेंट इज 0। तो मिनिमा तब होगा जब रिजल्टेंट 0 हो, ठीक है, रिजल्टेंट 0 होगा तो मिनिमा होगा। मतलब रिजल्टेंट 0 कब होगा, देखिए ये इंटेंसिटी तो 0 हो नहीं सकता, भैया लाइट वेव है, लाइट है, इट मीन्स कि उसकी कुछ इंटेंसिटी है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। 0 क्या होगा, ये वाला टर्म। तो कैसे 0 होगा ये वाला टर्म, तो यहाँ 1 है, अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो जाए तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमा cos फाई जो होगा हमारा इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर cos 180 हो जाएगा तो ये हमारा IR इक्वल टू 2I इंटू 1 - 1, ये हो गया 0। लेकिन मैक्सिमा कब होगा, तो हम जानते हैं मैक्सिमा तब होगा, देखिए ये तो सेम है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, 2I तो चेंज होने वाला नहीं, क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो जितना ज़्यादा cos फाई का वैल्यू उतना ज़्यादा मैक्सिमा, जितना ज़्यादा cos फाई का वैल्यू उतना ज़्यादा मैक्सिमा। लेकिन cos फाई की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 1 हो सकती है, ठीक है, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, तो 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम cos फाई की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर cos फाई इज इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम, तो cos फाई इज इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम, मतलब कि फाई कितना होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब 1 हो गया। अब देखिए कि IR अगर cos फाई इक्वल टू 1 हो जाता है, IR इज इक्वल टू 2I 1 + 1, तो ये हो गया हमारा
2i इंटू 2, तो दिस इज इक्वल टू 4i। सो मैक्सिमम रिजल्टेंट या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा, जो मैक्सिमा होगा वो होगा 4i। मिनिमा इज 0, मैक्सिमा इज 4i, एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जब दो लाइट इंटरफेयर करेगा तो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना है। तो चलिए, ये हमारा आंसर आ गया 4i। सो 4i इज द आंसर। ठीक है, इसका और पार्ट देखिए, 10th नंबर का और पार्ट। A single slit diffraction pattern is obtained using a beam of red light। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, ऑब्टेन कर रहे हैं हम यूजिंग रेड लाइट। अलग अलग लाइट से हम यूज कर सकते हैं, बट अभी रेड लाइट से हो रहा है। When red light is replaced by blue light, अगर रेड लाइट की जगह हटा करके अगर हम ब्लू लाइट से सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, ऑब्टेन करें, तब क्या होगा? द डिफ्रैक्शन पैटर्न डिसअपियर्स। कह रहा है कि डिफ्रैक्शन का पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कह रहा है क्या कि भैया जो रेड लाइट में हो रहा था सेम टू सेम ब्लू लाइट में भी होगा। थर्ड, द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज बिकम नैरोअर एंड गेट क्राउडेड टुगेदर। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज है वो पास पास आ जाएंगे और क्राउडेड हो जाएंगे, मतलब इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पे। तो ये वाला सही ऑप्शन है। देखिए, रेड लाइट की वेवलेंथ अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको एक क्वेश्चन के अंदर, वो प्रिज्म वाले में, रेनबो वाले में, कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ रेड लाइट की और मिनिमम वायलेट लाइट की, ठीक है, तो ब्लू लाइट की भी रेड से कम होती है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ कम करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम वेवलेंथ कम करेंगे डिफ्रैक्शन फ्रिंज पास पास आते जाएगा, नैरो होता जाएगा, ठीक है, और क्राउड हो जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है, थ्योरी भी आ सकता है आपसे, तो आपको थ्योरी को कैसे आंसर करना है वो चीज़ समझिए। In a single slit diffraction pattern, the angular width of the central maxima and the position of the diffraction fringes depend on the wavelength of the light used। ठीक है, तो जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। When red light is replaced by blue light, which has a shorter wavelength, the diffraction fringes become narrower and get crowded together। This happens because the angular width of the central maxima is inversely proportional to the wavelength of the light। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन आए, अभी आपका एग्जाम हो, उसमें पूछ दे कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज किस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू क्या होता है? तो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जो एंगुलर विड्थ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगा। इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/λ। तो जैसे जैसे लैम्डा कम होगा तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा? एंगुलर विड्थ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कम होने पर एंगुलर विड्थ ज़्यादा हो जाएगा, नैरो नैरो हो जाएगा, पास पास हो जाएंगे और फिर क्राउडेड हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 11 के आगे करेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम आपको हर क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे, ताकि ऐसा है कि खाली एमसीक्यू का आंसर बताने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं ना है कि भाई सेम टू सेम क्वेश्चन उठ करके आ जाए। सिमिलर क्वेश्चन उठ करके आएगा, सेम टू सेम आता है। कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि पीवाईक्यू से अगर 43 क्वेश्चन है, ठीक है, अब पीवाईक्यू से 15 क्वेश्चन आ गया, लेकिन बाकी का जो 43 बाकी का जो क्वेश्चन होगा ना, अगर आप 7-8 पीवाईक्यू कर लेंगे, 7-8 पीवाईक्यू कर लेंगे तो देखेंगे कि पूरा का पूरा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सेम टू सेम नहीं आ रहा है, डाटा चेंज करके दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, केवल डाटा चेंज हुआ और क्वेश्चन आपके हाथ में, ये वाला कर लीजिए। तो अगर आप 7-8 पीवाईक्यू करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड आउट ऑफ 80 60 प्लस कहीं नहीं गया खाली पीवाईक्यू कर लेने से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करेंगे।